नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल पर। आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है और तमाम 12th 2024 बिहार बोर्ड को टारगेट करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन इसमें मैंने डाल रखा है। तो अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन से 5 नंबर के 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल, रिएजेंट से, रिएक्टेंट से, कहीं से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इंट्रोडक्शन दे देते हैं। आपको IIT पटना से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, 3 सालों से लगभग पढ़ा रहा हूँ, जिसमें पूरा का पूरा स्लाइड मैंने खुद तैयार किया है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। वहां से आपको ये डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट मिल जाएगा। और ये एकलव्य बैच का 16th लेक्चर है, और अगर आपने इसके पहले सारे वीडियोस को फॉलो नहीं किया तो जाकर वहां से आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सीरीज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया जा रहा है। तो नेम रिएक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, और इस नेम रिएक्शन को याद करने के लिए आपको बहुत सारे टाइम्स देने पड़ेंगे। मतलब कि आप एक चैप्टर जैसे कि हैलोल्केन हैलोरन को उठा लेते हैं तो उसमें SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये सारे रिएक्शंस होते हैं जिसको पढ़ने के लिए आपको पूरा का पूरा समझिए कि पूरा का पूरा 4 घंटा 5 घंटा इतना देना पड़ेगा, तब जाकर ऑर्गेनिक का पूरा रिएक्शन आप अपने कॉपी से खुद से रिवाइज कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, इंटू 2 में भी देखते हो, तो आप कुछ ना कुछ इसमें से जरूर सीख करके जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को देख करके हमारा हालत कुछ इस जैसा हो जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को याद रखने के लिए हमारे पास बार बार एक अच्छा सा नोट्स का रिवीजन होना बहुत जरूरी होता है। जब तक कुछ नोट्स को हम रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन नहीं होगा, और वैसा नोट्स भी होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे और अपना नोट्स भी बनाते चले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि जितना भी ऑर्गेनिक रिएक्शन आता है सबको हम बारी बारी से रिवाइज करेंगे। जैसे कि स्वाड रिएक्शन हो गया, स्टैंडिंग हो गया, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट है। फ्रीडल क्राफ्ट 2 प्रकार का होता है, एल्काइलेशन होता है, एसाइलेशन होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, कोलवेज, रीमर, टीमर, विलियमसन, रोजरवुड, स्टीफन रिएक्शन, इटाज रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन, उल्फ किस्नर, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, HBZ, गैब्रियल थैलेमाइड, कार्बिलेमिन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, पूरा का पूरा रिएक्शन इसमें डाल रखा है। एक भी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा जिसको हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप खुद से कर लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा कुछ होता नहीं है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंने पूरा बता रखा है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज आपको बताएंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन से। तो इस चैप्टर से जितने भी रिएक्शन आएंगे, जितने भी नेम रिएक्शन आएंगे, सारा का सारा आपको बताया जाएगा। बस यहाँ पे केवल मुझे नेम रिएक्शन से ही मतलब है। बाकी मैं उम्मीद रखूंगा कि आपको पता होगा कि हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन क्या होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिंक्लास्टीन रिएक्शन, उसके बाद फिंक्लास्टीन के बाद फिर स्वाट रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन है, जो कि हमें हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन में पढ़ना है। फिर है उर्ज फिटिक रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब ये 2 रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये 2 रिएक्शन केवल आपको हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन में ही देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये आपको एल्डिहाइड कीटोन में भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप इस चैप्टर में कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है वहां पर आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि किसी किसी का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है वो किसी का केमिकल प्रॉपर्टीज भी बन जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फिंक्लास्टीन रिएक्शन। तो फिंक्लास्टीन रिएक्शन देखिए, फिंक्लास्टीन रिएक्शन जो कि डायरेक्ट पूछा जाता है 2 नंबर के परीक्षा में, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि फिंक्लास्टीन रिएक्शन में हम किस रिएजेंट का यूज करते हैं। तो इसमें एसीटोन का यूज करते हैं। यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड है, और इस बेंजाइल क्लोराइड के बदला में आप RX भी ले सकते हैं, यानी कि एल्काइल हैलाइड भी ले सकते हैं। अगर हम RX ले लें और इसके बदला में सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन करा देते हैं एसीटोन के साथ,
और चूंकि आपको पता होगा कि एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, तो इसको एसीटोन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो R है, इस R का रिएक्शन हो जाएगा I के साथ, तो यहाँ पे मिल जाएगा एल्काइल आयोडाइड और सोडियम के साथ हैलोजन रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पे NaX मिल जाएगा। तो नीचे वाला जो है इसमें एल्काइल ग्रुप लिया गया है और इसमें हमने क्या किया कि बेंजाइल को ले लिया, मतलब कि इसमें हमने बेंजीन रिंग को ले लिया। ये एलिफैटिक रिएक्शन है और वो एरोमेटिक रिएक्शन है, जहां कहीं पर भी बेंजीन रिंग आ जाता है तो उसको एरोमेटिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को आप क्या कहिएगा, एरोमेटिक रिएक्शन। ठीक है, तो अगर केवल R लिखा हुआ है तो R से आप केवल एल्काइल समझेंगे और बेंजीन रिंग आ जाएगा तो समझिए कि वहां पर एरोमेटिसिटी की बात हो रही है। तो दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा में पूछे आप या तो ये लिख करके चले आओ या ये लिख करके चले आओ, कोई भी आप लिख करके आ जाओ। बाकी आपके लिए ज्यादा आसान होगा कि आप RX वाला लिख करके लाए, क्योंकि हो सकता है कि बेंजीन वाला में थोड़ा सा सस्पेंशन हो। बाकी यहाँ से आपको रिएजेंट भी याद रखना है कि किस रिएजेंट का हम यूज करते हैं। यहाँ पे रिएजेंट लिया जाता है एसीटोन, तो बेंजोइल आयोडाइड बन जाएगा, ये एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, उसके बाद सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम यहाँ पे हाइड्राइड बन जाएगा। और एक्स के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पर एक्स के बदला में केवल और केवल आयोडीन ही लिख सकते हैं। ये बड़ा ही स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसको हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को हम हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि एक हाइड्रोजन आएगा और दूसरे हाइड्रोजन को हटा देगा। एक्स के बदला में क्या लिया गया है, Cl, और यहां पर क्या आ जाएगा, Cl नहीं, यहां पर आ जाएगा Cl। ठीक है, अब आता है स्वार्ज रिएक्शन। अब स्वार्ज रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और ये जो स्वार्ज रिएक्शन है ये भी एक प्रकार का हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही है, इसको भी हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब होता है कि एक हाइड्रोजन आएगा और दूसरे हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। जैसे कि इसके ठीक पहले वाले रिएक्शन में क्या था, आयोडीन आया था और क्लोरीन को हटा करके उसके बदले में खुद चला गया था। इसमें देखिए यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड लिया गया है और मिथाइल ब्रोमाइड है और इसके साथ रिएक्शन हो रहा है AgF का। ठीक है, तो यहाँ से ब्रोमीन हटेगा और ब्रोमीन के बदला में F चला जाएगा, तो CH3F हो जाएगा और प्लस में यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएगा AgBr मिल जाएगा। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसको स्वार्ज रिएक्शन कहते हैं। और इसमें रिएजेंट क्या लिया जाएगा, सिल्वर के साथ फ्लोराइड लिया जाएगा, या H2F2 लिया जाएगा, या SbF3 लिया जाता है, तो इसको स्वार्ज रिएक्शन कहा जाता है। अब आता है सेंडमियर रिएक्शन। तो देखिए, सेंडमियर रिएक्शन से पहले आपको एक कंपाउंड के बारे में समझना पड़ेगा जिसको BDS कहा जाता है, क्योंकि BDS अगर आपको समझ में आ जाएगा तो समझिए कि आपको सेंडमियर रिएक्शन आ गया है लिखने। तो BDS का फुल फॉर्म होता है बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट, जिसको BDS कहते हैं। ठीक है, अब BDS इस प्रकार से रहता है, बेंजीन रिंग है और इसके साथ आ जाएगा N2Cl, N2 के ऊपर होता है प्लस और Cl के ऊपर होता है माइनस, और इसको BDS कहते हैं। ठीक, तो पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट, यहाँ पे BDS का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एनिलीन लिया जाएगा। अब इसको एनिलीन कहा जाता है। एनिलीन का जो अगर आप देखिएगा आणविक सूत्र तो C6H5NH2, बेंजीन रिंग में NH2 मतलब कि एमीन ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है तो उसको एनिलीन कहते हैं। अब इसका रिएक्शन होगा NaNO2 के साथ, जिसको सोडियम नाइट्राइट कहते हैं। और ये टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर बुक्स में आप देखते होंगे 0 से 4 या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है ये कितनी बार परीक्षा में हमसे पूछा जाता है। अगर आप इसको केल्विन में बदलिएगा तो 273 केल्विन से लेकर के ये 278 केल्विन तक हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है। तब यहाँ से मिल जाएगा बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट, जो कि मैंने आपको अभी पीछे दिखाया था। ये N2 है और Cl है, Cl के ऊपर आता है माइनस, N2 के ऊपर आता है प्लस, तो ये बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट है। और इसके साथ मिलता है सोडियम क्लोराइड या प्लस में वाटर का 2 मॉलिक्यूल मिलता है। तो सेंडमियर रिएक्शन में देखिए क्या होगा, ये सेंडमियर रिएक्शन है।
इस रिएक्शन में यहाँ पर बीडीएस लिया गया है, बीडीएस यानी कि बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट। अब बीडीएस के साथ लिया गया है CuCl HCl, उसके बाद CuBr लिया गया है और HBr है इसमें, फिर CuCN के साथ KCN लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको आपको रिमूव कर देना है। मतलब कि बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट में जो N2+Cl- होता है ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ से आपको हटाना है और इसका क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर देना है, फिर यहाँ से इसको हटाना है, इसका ब्रोमीन यहाँ पे ऐड कर देना है, यहाँ से इसको हटाना है और यहाँ से इसका CN ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया आपको क्लोरोबेंजीन, यहाँ प्रोडक्ट मिल गया ब्रोमोबेंजीन, और इसको कहते हैं साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन। तो ये सारे के सारे बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट के द्वारा बनाए जाते हैं और इसी रिएक्शन को सेंडमियर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। सेंडमियर रिएक्शन पूछेगा तो आप लिखिएगा कि जब बेंजीन डाइओजोनियम के साथ कॉपर क्लोराइड और HCl की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन मिलता है और उसके साथ नाइट्रोजन गैस निकलता है और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सेंडमियर रिएक्शन कहते हैं। और उसके बाद ये रिएक्शन आपको दिखा देना है। चलिए, अब सबसे आसान रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन, लेकिन पता नहीं इस पर कितना बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्ज अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया में किस रिएजेंट का उपयोग किया जाता है, जब ऊर्ज अभिक्रिया होता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो देखते हैं ऊर्ज रिएक्शन को। देखिए यहाँ पर ऊर्ज रिएक्शन है, ब्रोमो मतलब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, ब्रोमोइथेन लिया गया है। मतलब कि नॉर्मली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहेगा RH, एल्काइल हैलाइड है और इसके साथ तो सोडियम का 2 मॉलिक्यूल रहता है। ठीक, और सोडियम का 2 मॉलिक्यूल और फिर यहाँ पे हम लिख दिया RH और इसमें डाला जाता है ड्राई ईथर। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी ऊर्ज रिएक्शन की बात आएगी तब वहां पर रिएजेंट के तौर पर ड्राई ईथर का ही यूज करना है, मॉइस्ट ईथर बिल्कुल नहीं यूज करना है। वहां पे हमेशा आपको ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर का प्रयोग करेंगे तभी यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ से 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के 2NaX प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर बच गया एक R और यहाँ पर बच गया एक R। वहां पर जो होता है वो फ्री रेडिकल के रूप में होता है और ये भी होता है फ्री रेडिकल के रूप में। और चूंकि यहाँ पे एल्काइल फ्री रेडिकल है और यहाँ भी एल्काइल फ्री रेडिकल है, दोनों आपस में मिलकर के दोगुना कार्बन वाले एल्केन का निर्माण करते हैं। मतलब कि आप जितना कार्बन का एल्काइल लगा लीजिएगा ठीक उसका दोगुना कार्बन का एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, इसको कहा जाएगा एल्केन। जैसे देखिए यहाँ पे ब्रोमोइथेन लिया गया है और ब्रोमोइथेन के साथ 2 सोडियम आया और फिर वही ब्रोमोइथेन एक बार यहाँ पे लिया गया है और दोनों ब्रोमीन दोनों सोडियम आपस में रिएक्शन करके 2NaBr बना देगा। और इसके साथ देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है और 2 कार्बन का अगर हम एल्काइल हैलाइड लिखे हैं तो 4 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा। 2 कार्बन वहां से 2 कार्बन यहाँ से दोनों ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे मिल गया ब्यूटेन। एंड दिस इज सेड टू बी ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में हम किस रिएजेंट का यूज करते हैं, ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर होगा, ड्राई ईथर लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे ड्राई ईथर हो जाएगा, यही इसका रिएजेंट है। अब चलिए ऊर्ज के बाद 1 मिनट, ऊर्ज के बाद अब फिटिक देखते हैं, फिटिक रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए फिटिक रिएक्शन और ऊर्ज रिएक्शन लगभग दोनों सेम ही है, बस अंतर है तो एक एलिफैटिक रिएक्शन है तो दूसरा एरोमेटिक रिएक्शन है। तो इसके पहले जो हमने ऊर्ज रिएक्शन लिया था तो ऊर्ज रिएक्शन जो है ये एलिफैटिक रिएक्शन है। ठीक है, एलिफैटिक रिएक्शन। लेकिन अभी जो फिटिक रिएक्शन हम लिखेंगे ये फिटिक एक एरोमेटिक रिएक्शन है, एरोमेटिक रिएक्शन। मतलब कि इसमें आ जाएगा बेंजीन रिंग। अब उसमें हम RH लेते थे लेकिन इसमें हम लेंगे PHX। तो PHX मतलब यहां पे देखिए एक बेंजीन रिंग है, यहां पर PHX लेते हैं और इसके साथ हम 2 सोडियम ले लेंगे और फिर यहां पर आ जाएगा PHX। अब यहां से दोनों X दोनों सोडियम के साथ रिएक्शन कर देगा और रिएजेंट हमारा वही रहेगा, ड्राई ईथर ही रहेगा। तो ड्राई ईथर रहेगा तो वहां का pH और यहाँ का pH दोनों मिलकर के
अपना बॉन्ड बना लेगा, उसको पीएच पीएच कहेंगे। पीएच करने का मतलब है कि बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ X है, और प्लस यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर सोडियम है, और फिर यहाँ पर बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग को पीएच कहा जाता है, फिनाइल ग्रुप है, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। हमें ड्राई ईथर का ही यूज करना है, और यहाँ पर बेंजीन रिंग और यहाँ पे बेंजीन रिंग, इसको डाइफिनाइल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फिटिक रिएक्शन। और इसके पहले जो था जिसमें केवल हमने आर का इस्तेमाल किया है, तो उसको कहा जाता है उर्ज रिएक्शन। देखिए ये फिटिक में यहाँ पे लिया गया है डाइफिनाइल और इसके साथ 2 सोडियम क्लोराइड मिला है, मैंने अभी अभी आपको बताया है। अब चलते हैं जरा उर्ज फिटिक पर। हाँ, ये रहा उर्ज फिटिक रिएक्शन। अब उर्ज फिटिक में क्या है कि एक तरफ का जो मॉलिक्यूल होगा वो अकॉर्डिंग टू उर्ज रिएक्शन, और दूसरे तरफ का जो मॉलिक्यूल होगा उसको लाएंगे हम अकॉर्डिंग टू फिटिक रिएक्शन, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उर्ज फिटिक रिएक्शन। देखिए यहाँ पे RX है जो कि उर्ज रिएक्शन में यूज किया जाता है, और सोडियम का 2 परमाणु तो लेना ही लेना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे लेंगे PHX। अब X का 2 मॉलिक्यूल है और सोडियम का 2 मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेगा और यहां से सोडियम हाइलाइड का 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और इसमें रिएजेंट यूज करेंगे ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर यूज करेंगे तो यहाँ का R और यहाँ का पीएच दोनों आपस में रिएक्शन कर लेगा, तो बन जाएगा PHR। अब देखिए कैसे, लेट अस सपोज इसके बदले में हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड, और यहाँ पे सोडियम है प्लस सोडियम है, और यहाँ पे ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन। ये सब आपस में रिएक्शन करेगा और सोडियम क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो वहां से बच गया मिथाइल और यहाँ से बन गया फिनाइल। तो इसके ऊपर आकर के CH3 लग जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टोल्यूइन। ठीक है, और इसको कहते हैं उर्ज फिटिक रिएक्शन। उर्ज फिटिक रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में उर्ज वाला भी कंसेप्ट यूज हो रहा है और फिटिक वाला भी कंसेप्ट यूज हो रहा है। RX आ गया मतलब उर्ज का कंसेप्ट, और यहाँ पे PHX आ गया, इसका मतलब फिटिक का कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट साथ में यूज हो रहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं उर्ज फिटिक रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ये वही क्या है। चलिए अब है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये देखिए जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट 2 प्रकार का होगा, एक होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट FC यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो 2 प्रकार का रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक रहेगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, दोनों रिएक्शन में बस थोड़ा डिफरेंस है, एकदम माइनर डिफरेंस है, बाकी अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो ये भी आपको याद हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इस रिएक्शन में हम कौन सा सब्स्ट्रेट और कौन से रिएजेंट मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, RX है, RX का मतलब कि कहने का मतलब है सॉरी एल्काइल में एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड। यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ Cl ला दिया गया है, तो उसको क्लोरोबेंजीन यानी कि एराइल हैलाइड कहेंगे, और फिर इसके साथ CH3Cl है और एनहाइड्रस AlCl3 का यूज किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। AlCl3 जिसको लुईस एसिड भी कहते हैं, इसको लुईस एसिड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और फिर इसको हीट किया जाता है। तो जैसे इसको हम हीट करेंगे तब यहाँ पर जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है इसके ठीक पारा पोजीशन पर यहाँ का जो मिथाइल ग्रुप है आकर ऐड हो जाएगा, और उसके बाद एक बार ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आकर के ऐड होगा। मतलब कि यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्टेंट का दूसरा मॉलिक्यूल होगा वहां पे उसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा और उसका जो निगेटिव पार्ट होगा, इसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा इसके एक बार पारा पोजीशन पर जाएगा और एक बार इसके ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा। तो एक बार पारा पोजीशन पर चला गया और एक बार ऑर्थो पोजीशन पर चला गया। और नोट में आपको एक बात समझना है कि जो पारा प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट होता है। पारा प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, रीजन क्या है,
ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम लिखिएगा, तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। इसका IUPAC नाम लिखिएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, उसके बाद बेंजीन। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर मिल जाएगा मेजर प्रोडक्ट और यहाँ पर मिल जाएगा माइनर प्रोडक्ट, और इसके साथ मिल जाएगा HCl का जो 1। इसको फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। अब देखिएगा एसाइलेशन में क्या होगा। देखिए एल्काइलेशन में वहां पर लिया गया है क्लोरोबेंजीन और इसके साथ आया CH3Cl, लेकिन जैसे ही हम एसाइलेशन की बात करेंगे तब यहां पर एसाइल क्लोराइड आ जाएगा। एसाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, CH3COCl। यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट लिया गया है, यहां पे जो रिएक्टेंट लिया गया है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट है CH3COCl, इसको एसाइल क्लोराइड बोलते हैं। लेकिन वहां पे एल्काइल हैलाइड था, तो एल्काइल हैलाइड और एसाइल क्लोराइड जिसकी वजह से उसको एल्काइलेशन बोलते हैं और इसको एसाइलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन ही रहेगा, और यहां से देखिए बॉन्ड टूटेगा, CH3 है, COCl है, ये बॉन्ड टूटेगा, इसको मिलेगा माइनस, इसको मिलेगा प्लस, ये प्लस वाला हिस्सा जाकर के इसके ऊपर ऐड हो जाएगा COCH3। यहां से एक बार ऑर्थो पर चला गया और एक बार मेटा पर चला गया, और चूंकि ऑर्थो प्रोडक्ट है तो इसीलिए ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, और ये पैरा प्रोडक्ट है तो इसीलिए हो जाएगा ये मेजर प्रोडक्ट। मतलब कुछ नहीं करना है रिएक्शन में, बस यहाँ पे एक नॉर्मल एक हम एसाइल क्लोराइड लेकर के आ गए थे, इसका नाम हो गया एसाइलेशन, और उसके ऊपर केवल एल्काइल हैलाइड लेकर आए थे तो उसका नाम हो जाएगा एल्काइलेशन। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेना है आपको, और यहाँ पे CH3COCl, और आपको बताया कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस वाले हिस्सा को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, इस वाले हिस्सा को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव फिर शिफ्ट होकर के उस कार्बन पर आ जाता है। और उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि जो बेंजाइल क्लोराइड है, मतलब ये जो क्लोरोबेंजीन है, उसमें एक बार ऑर्थो पर ऐड करना है और एक बार उसके पैरा पोजीशन पर ऐड करना है। तो ऑर्थो पर ऐड करेंगे तो CH3CO हो जाएगा, यहाँ COCH3 हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो COCH3 हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना ये बन गया पैरा, और इसी को कहेंगे मेजर क्योंकि इसका परसेंटेज ज्यादा होता है, और ये होता है माइनर। तो एग्जामिनेशन में आप ऐसे ही प्रोडक्ट लिख करके आओगे, नंबर मिल जाएगा, क्योंकि फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों सेम ही रिएक्शन होता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो इतना देर में मैंने हैलो एल्केन हैलो एरीन वाला जो सेक्शन था उसको समाप्त किया। अब देखते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो होप सो आपको पता होगा एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, फिनॉल O होता है, और एक मिनट, इसको एल्कोहल कहते हैं और इसको फिनॉल कहते हैं और इसको ईथर कहते हैं। क्योंकि अगर ये आपको पता होगा तो ही आप रिएक्शन समझ रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन में इतना कौन बताने जाता है, इतना बेसिक बात तो आपको आता ही होगा। तो अब एल्कोहल, फिनॉल, ईथर का रिएक्शन देखेंगे, और इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है, जैसे कि हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कोलबेज रिएक्शन, रीमर-टिमर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रीमर-टिमर क्वेश्चन में उठा करके देख लीजिए, 15 से 20 बार पूछा होगा कि रीमर-टिमर में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, रीमर-टिमर किस रिएजेंट का यूज करते हैं, रीमर-टिमर में कौन सा रिएक्टेंट होता है। तो चलिए, सबसे पहला हमारा रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जिसमें यूज होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो दो प्रकार का रूल होता है, एक होता है मार्कोनिकॉफ रूल और एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। होप सो आपको आता होगा मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है, एंड इसके ठीक उल्टी प्रोसेस को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप मार्कोनिकॉफ रूल देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। यहाँ पर एल्किन लिया गया और इसके साथ BH3 जो कि एक लुईस एसिड है, ठीक है, BH3 को लुईस एसिड बोलते हैं बिकॉज इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए इसको लुईस एसिड कहते हैं। उसके बाद इसमें टेट्राहाइड्रोफिनॉल यूज किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ का जो डबल बॉन्डिंग है ये टूट जाता है, और ये जो डबल बॉन्डिंग टूटा है ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल टूटेगा।
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा, जिसके पास आ जाएगा BH2। ठीक है, अब उसके साथ फिर इसमें पेरोक्साइड डालेंगे। H2A2 का मतलब होता है पेरोक्साइड। तो जैसे इसमें पेरोक्साइड डालेंगे तो फिर यहां से BH2 हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा OH और ये बन गया एल्कोहल। ठीक है, और इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आता है कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब समझिए कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, बार बार पूछता है। फिनॉल का रिएक्शन कराया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां पर बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना है इसको सोडियम सोलिसाइलेट भी कहते हैं, और इसका एक और नाम आप लिख सकते हैं सोडियम, जिसको फिनॉक्साइड भी कहा जाता है। और फिर सोडियम फिनॉक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया जाएगा और इसमें H+ जैसे हम डालेंगे तुरंत हमें मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। और ये सारे जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का अगर आप नाम भी याद रखते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, परीक्षा में पूछा जाने वाला चीज है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH है, OH के साथ अगर एसिड ग्रुप लगा हुआ है तब उसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ OH है और OH के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तब इसको सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड दोनों मतलब कि समझिए कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस यहाँ पे एसिड ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड आ जाएगा। तो रीमर टीमर रिएक्शन आएगा तो फिर आपको बताएंगे कि सैलिसल्डिहाइड क्या होता है। तो इसको बोलते हैं कोलवेज रिएक्शन। देखिए रीमर टीमर रिएक्शन आई क्या, बस रीमर टीमर रिएक्शन कुछ नहीं है, फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है जिससे कोई आपको लेना देना नहीं है। आप तुरंत यहाँ पे परीक्षा में लिख करके आइएगा कि जब फिनॉल के साथ, फिनॉल कहने का मतलब है कि जब बेंजीन रिंग में OH को हम ऐड कर देंगे तो उसको फिनॉल कहते हैं, और फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म की प्रतिक्रिया कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो फिनॉल के साथ जब क्लोरोफॉर्म की प्रतिक्रिया कराई जाती है तब यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको बेंजीन पर OH तो रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा CHO और इसको सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं रीमर टीमर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि रीमर टीमर रिएक्शन में किस रिएजेंट का यूज करते हैं, आपको जवाब देना है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसमें किस रिएजेंट का यूज होगा, तो क्लोरोफॉर्म का यूज होगा। बाकी इसमें कहीं से भी मैकेनिज्म की बात नहीं आनी चाहिए। मैकेनिज्म बोर्ड में पूछता ही नहीं है, बोर्ड को मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है, बस उसको इससे मतलब है कि आपको रिएक्शन लिखने आता है कि नहीं, आपको रिएक्टेंट, रिएजेंट, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट याद है कि नहीं, बस इतना ही होता है रीमर टीमर रिएक्शन। अब देख लीजिए फिर से, देखिए यहाँ पे फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, इसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला गया। इस इंटरमीडिएट को आप हटाइए, यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा सैलिसल्डिहाइड, एंड दिस रिएक्शन इज सेड टू बी रीमर टीमर रिएक्शन। अब देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब कि जितना भी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो कि बिहार बोर्ड पूछ रखा है 2008 से लेकर के 2024 तक का पूरा पेपर का नेचर आपके सामने है, इसमें A to Z बताया गया है। विलियमसन सिंथेसिस में देखिए सोडियम एल्कोक्साइड है। अब सोडियम एल्कोक्साइड सॉरी मतलब कि R है और O है और यहाँ पर Na है। अब देखिए सोडियम एल्कोक्साइड है और इसके साथ RCl लिया गया है। अब यहाँ का सोडियम का प्लस, O का माइनस, और यहाँ पे Cl का माइनस और R का प्लस, मतलब यहाँ का Na और यहाँ का Cl दोनों आपस में मिल जाएगा और दोनों सोडियम क्लोराइड बना देगा। और उसके बाद हमें एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा ईथर, क्योंकि यहाँ भी R के साथ O है और एक R यहाँ भी है, तो यहाँ R के साथ जो O है और ये वाला जो R है ये फिर O के साथ आकर के कनेक्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ईथर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस का यूज किस लिए किया जाता है, तो ईथर बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अब हमारा रिएक्शन आएगा एल्डिहाइड, मतलब चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें भी एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो है, जो कि काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है जिसमें फेलिंग सॉल्यूशन आ जाता है। वो तो टेस्ट की बात हो तो अलग हो गई, बट इसका एल्डोल कैनिजारो बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन है।
देखिएगा एल्डिहाइड इन कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में। रोजनमुंड रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गैटरमैन कोंच रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फ किस्नर, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, एचवीजेड जो कि मतलब कि अभी रिसेंट ईयर में आप 1-2 साल पहले आप देखिएगा पेपर में पूछा हुआ एचवीजेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। तो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन, पैलेडियम और BaSO4 का। ठीक है, ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। और एसिड क्लोराइड के साथ जैसे हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलता है और इस एल्डिहाइड के साथ HCl मिलता है और उस रिएक्शन को रोजनमुंड रिएक्शन कहा जाता है। मतलब पैलेडियम PD के साथ जो बेरियम सल्फेट डाला जाता है, इस रिएजेंट को आपको याद रखना है। रिएजेंट कितना बार पूछा गया है। अगर आप इस रिएक्शन को एरोमेटिक के तौर पे लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर रहेगा बेंजीन रिंग और इसके साथ रहेगा RCOCl और इसमें हम H2 के साथ पैलेडियम बेरियम सल्फेट ऐड करेंगे तो यहां पे मिल जाएगा हमें एल्डिहाइड, R का R, एक मिनट H2 तो H2 रहेगा और यहां पर COCl रहेगा। ठीक है, COCl, तब यहां पर C डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा और इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड है और इस रिएक्शन का क्या नाम हो जाएगा, रोजनमुंड रिएक्शन। चलिए अब आता है स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन में देखिएगा क्या होगा, इसमें एल्काइन लिया जाएगा और एल्काइन का रिएक्शन कराया जाएगा नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। इसको नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, नवजात हाइड्रोजन है। ठीक है, टिन क्लोराइड और HCl यूज किया जाता है। तो इस रिएजेंट को आपको याद रखना है कि स्टीफेंस रिएक्शन में हम किसका यूज करते हैं, तो एसएन का, मतलब कि टिन का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, मतलब कि ओवरऑल ये आपका इंटरमीडिएट हो गया। आप यहां से डायरेक्ट याद रखिए, ये जो CH3 होगा ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N और इसके साथ हम नेसेंट हाइड्रोजन के साथ SnCl2 को ऐड करेंगे तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब कि यूज समझिए कि ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन हट जाएगा और नाइट्रोजन का हटने के बाद इसका रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप और यहाँ पे मिल जाएगा एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और ये था मिथाइल साइनाइड। हाँ, मिथाइल साइनाइड। ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्टीफेंस रिएक्शन। अब चलिए अब देखते हैं इटार्ड रिएक्शन को। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टॉल्यूइन का रिएक्शन कराया जाएगा। इटार्ड रिएक्शन में हमारे पास जो टॉल्यूइन होता है, इस टॉल्यूइन का क्रोमाइल क्लोराइड के साथ किया जाता है। ठीक है, या आप इसमें CCl4 कहिए या CH2 कहिए। अब ये सब ब्राउन कॉम्प्लेक्स मिलता है तो ये हम तो बोलेंगे कि आप ये याद नहीं कीजिए, आप ये गलत नहीं है, सॉरी ये गलत नहीं है, ये सही है, बट नो नीड टू मेमोराइज यू। इसमें आपको इस चीज को याद नहीं रखना है, बस वहां से आप देखिए कि रिएक्टेंट क्या है, इसमें कौन सा हम रिएजेंट डाले और कौन सा प्रोडक्ट मिला, तो डायरेक्ट आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे जो CH3 है ये तुरंत CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपको बेंजल्डिहाइड मिल गया। बस इसी को इटार्ड रिएक्शन कहा जाता है। मतलब जब टॉल्यूइन की रिएक्शन CCl4 के साथ कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड मिलता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहा जाता है। गैटरमैन कोंच रिएक्शन। तो गैटरमैन कोंच रिएक्शन में देखिए, बेंजीन के साथ COHCl या एनहाइड्रस LCl3 CuCl लिया जाता है, तुरंत बेंजल्डिहाइड मिल जाता है और इस रिएक्शन को गैटरमैन कोंच रिएक्शन कहा जाता है। क्लेमेंसन रिएक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन दोनों ही काफी पॉपुलर रिएक्शन है, दोनों को साथ में ही पूछा जाता है। क्लेमेंसन का यहां पे देखिएगा रिएक्शन में दोनों से एल्केन प्राप्त होगा। यहां पे देखिए
यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन लिया जाएगा और इसमें डाला जाएगा जिंक अमलगम, ठीक है। और जिंक अमलगम जिसको ZnHg कहा जाता है, और इसमें डाला जाता है एक्वस HCl, ये क्लेमेंसर रिएक्शन में है। तो यहां पर जो एल्डिहाइड लिया गया RC डबल बॉन्ड O, R या आप यहाँ पे H रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, R ही रख लेते हैं। और इसमें हम डालेंगे जिंक अमलगम, ZnHg को जिंक अमलगम कहते हैं। मैं उसको बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है, जिंक अमलगम। और इसमें एक्वस HCl भी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड तुरंत सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि देखिए वहां का जो कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो तुरंत सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसी को क्लेमेंसर रिडक्शन कहा जाता है। अब देखिए चलते हैं उल्फ किस्नर पर। तो उल्फ किस्नर में भी एल्डिहाइड या कीटोन लिया गया और इसमें हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। NH2 को हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन। यहां से तुरंत आपको एल्केन मिल जाएगा। अब आता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन पर ऑलरेडी हमारा वीडियो बना पड़ा है, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में यहाँ पे एसिटल्डिहाइड का यूज ज्यादा किया जाता है और एसिटल्डिहाइड ही हम अपने सिलेबस में पढ़ना है। और उसमें लिया जाएगा डाइल्यूट बेस। कैसे लिया जाएगा सो देखिएगा, यहाँ CH3 है, CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, फिर यहां से लिया जाएगा CH डबल बॉन्ड O। मतलब कि यहां का एक मिनट ये वाला बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि इस पर आ जाएगा नेगेटिव, और यहां का हाइड्रोजन ऐसा करते हैं, इस ऑक्सीजन के साथ ये दोनों हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ का जो ऑक्सीजन है इसके साथ दोनों हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं, तो वहां से बचेगा CH3, फिर CH डबल बॉन्ड, ये वाला CH और फिर CHO। यहां से हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा तो फिर इसका हम करा देते हैं हाइड्रोलाइसिस। डी हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो डी हाइड्रोजन कराया गया, लेकिन यहाँ पे हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। यहाँ पे डिहाइड्रेशन कराया गया है। डिहाइड्रेशन करने का मतलब होता है H2O निकालना, लेकिन यहाँ पे हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, मतलब H2O ऐड करना, H+OH। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ से आपको OH ऐड हो जाएगा और यहाँ पर H ऐड हो जाएगा, तो मिल जाएगा CH3 CH CH2 CHO और यहाँ पर आकर के OH ऐड हो जाएगा। OH वहां पर जाकर के ऐड होगा, मतलब कि जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, और यहाँ पर इसको एल्डोल बोलते हैं, ठीक है। और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कंपाउंड जो होता है उसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन भी बोलते हैं। अगर एल्डोल आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जाकर के हमारा लेक्चर नंबर 15 देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए कैनिजारो है। अच्छा, एल्डोल की एक और खासियत होता है, एल्डोल रिएक्शन वही देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। कैनिजारो वो रिएक्शन देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तब देखिए कैनिजारो में क्या होता है, यहां पर फॉर्मल्डिहाइड है, और फॉर्मल्डिहाइड में हमें पहले चेक करना होगा कि इसके पास अल्फा एच है कि नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन को अल्फा एच बोलते हैं। तो यहाँ पर ये है फंक्शनल ग्रुप और इसके ठीक बगल में कोई कार्बन ही नहीं है। जब इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं हुआ तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा? दैट मीन्स हियर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिजारो देगा। चूंकि जो कैनिजारो रिएक्शन होता है इसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर एक ही अणु ने मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो, सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो
तो उस प्रकार के रिएक्शन को, उस प्रकार के रेडॉक्स रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो कैनिजारो इज ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके पास कोई अल्फा एच नहीं है, एक बार इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, एक बार इसका रिडक्शन करा देंगे। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, सॉरी रिडक्शन कराएंगे तो मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे पहले तो बनता है एसिड, उसके बाद लेकिन यहाँ पे जो के है वो आएगा और पोटेशियम फॉर्मेट बना देगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आई थिंक -2 होता है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे +1, यहाँ पर +1। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, चूंकि कार्बन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया और वो दिया, यहाँ पर कार्बन का -1 +1 तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, आज 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो यहाँ पे -2 है, -1 है, +1 है, यहाँ पे कार्बन का हो जाएगा +2। अगर यहाँ पे निकालिएगा तो मिथाइल है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐड हुआ है, फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक ले लेगा तो फिर भी इसके पास आएगा -2। देखिए पहले 0 था, जब 0 से -2 आया इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया मतलब कि रिडक्शन हुआ, और जब 0 से +2 आया तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया मतलब कि ऑक्सीडेशन हुआ। तो एक ही बार में सेम टाइम में यहाँ पर कार्बन का एक बार रिडक्शन हो रहा है तो एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिस रेडॉक्स रिएक्शन में किसी से एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो, उस प्रकार के रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यही आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। आपको ये बात बिल्कुल याद रखना है कि कैनिजारो रिएक्शन एक प्रकार का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। Only given by compounds having no alpha hydrogen। कैनिजारो वैसे ही कंपाउंड, मतलब कि वैसा ही एल्डिहाइड कीटोन दे पाते हैं, मतलब कि वैसा ही कार्बोनिल कंपाउंड दे पाते हैं जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं HBZ रिएक्शन। HBZ जिसका फुल फॉर्म होता है हेल बोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। HBZ का फुल फॉर्म होता है, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं HBZ का फुल फॉर्म क्या होता है। बाकी HBZ से ही आपसे पूछा जाएगा, आप किसी भी मीडियम का पेपर उठा लीजिए उसमें HBZ ही लिखा जाता है डायरेक्ट। अब HBZ में क्या होगा, वहां पर लिया जाएगा एसिड, और एसिड के साथ Br2 और इसमें फास्फोरस ऐड किया जाता है, और आपको बता दे कि ये रेड फास्फोरस होता है, ठीक है। तो रेड फास्फोरस ऐड किया जाता है तो वहां पर R यानी कि एल्काइल ग्रुप, डबल बॉन्ड OH, बस यहां पर आपको ब्रोमीन को ऐड कर देना है, और इसी को बोलते हैं HBZ रिएक्शन। अब देखिए अब आया एमीन्स। अब हम लोग देखेंगे, मतलब ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ऑर्गेनिक रिएक्शन का ये लास्ट चैप्टर है। जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, अल्कोहल का, फिनॉल का, ईथर का, हेलोअल्केन का, हेलोरिन का, सब मैंने ऊपर बता रखा है। अब आते हैं एमीन पर। तो एमीन में गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है, कार्बोलेमिन रिएक्शन है, हॉफमाइड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो यहाँ पे थैलेमाइड नाम का एक प्रोडक्ट होता है जो कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। इस थैलेमाइड के साथ हम पहले KOH डालते हैं। तो जब थैलेमाइड में हम KOH डालेंगे तो यहाँ पे थैलेमाइड है, और थैलेमाइड में चूंकि P साइलेंट होता है इसीलिए आपको ध्यान देना है। तो इस थैलेमाइड के साथ जब हम KOH डालेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, नाइट्रोजन के साथ यहाँ से H हट जाएगा और K आ जाएगा, यहाँ से H हटेगा और इस H के बदला में क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। और फिर इसका रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ। तो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से एक K हट जाएगा और यहाँ पे R आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो भी एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। अब जैसे ही हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला बॉन्डिंग टूट जाएगा, और ये वाला बॉन्डिंग देखिए यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों बॉन्डिंग टूट जाएगा, और दोनों बॉन्डिंग टूटने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ से फिर ये वाला बॉन्डिंग टूटेगा तो इसको मिलेगा पॉजिटिव, इसको मिलेगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला हिस्सा इसके पास आ जाएगा, फिर पॉजिटिव वाला हिस्सा इसके पास आ जाएगा, और नेगेटिव वाला जो H है वो इसके साथ आकर के 1 डिग्री एमीन बना देगा,
और इसी को बोलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो नोट में आपको याद रखना है कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन हमेशा 1 डिग्री एमीन ही देता है, 1 डिग्री एमीन ही देगा। ठीक है, आप 2 डिग्री एमीन नहीं बना सकते हैं, 3 डिग्री एमीन नहीं बना सकते हैं। दैट मीन्स गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन गिव्स ओनली प्राइमरी एमीन, नॉट सेकेंडरी, नॉट टर्शियरी। ठीक है, कार्बिल एमीन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया, मुझे अभी भी याद है। कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होता है, देखिए जब 1 डिग्री एमीन की प्रतिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ ये एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है और उसको गर्म भी किया जाता है, तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है और उसी रिएक्शन को कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। और कार्बिल रिएक्शन हमेशा 1 डिग्री एमीन ही देगा, ये बात भी आपको याद रखना है। कार्बिल एमीन रिएक्शन गिव्स ओनली 1 डिग्री एमीन। जैसे कि आप यहाँ पे मिथाइल एमीन लिख सकते हैं, अब मिथाइल एमीन का रिएक्शन करा दीजिए क्लोरोफॉर्म के साथ और इसमें डाल दीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तुरंत मिल जाएगा आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड और इसके साथ मिल जाएगा पोटेशियम क्लोराइड का 3 मॉलिक्यूल और इसके साथ 3H2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा और इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल मतलब कि कार्बिल एमीन रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो प्रोडक्ट होता है इसका जो दुर्गंध होता है वो मतलब कि अनप्लीजेंट स्मेल है, मतलब बहुत ही ज्यादा बदबूदार होता है। ठीक, अब इस चैप्टर का लास्ट रिएक्शन है हॉफमाइड ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब देखते हैं हॉफमाइड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होगा। तो देखिए यहां पर बेंजीन की रिएक्शन, मतलब कि यहां पे एक प्रोडक्ट आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा, C≡O≡NH2। ठीक है, RCONH2 हो तब इसको फिनाइल एमाइड कहा जाता है। मतलब कि ये जो RCONH2 ग्रुप लिखा हुआ है इसको हम लोग एमाइड ग्रुप कहते हैं। तो जब एमाइड का रिएक्शन Br2 प्लस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाएगा तब यहां पर 1 डिग्री एमीन मिलता है और इसके साथ CO2 मिलता है और इसी को हॉफमाइड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें, लेट अस सपोज आपने यहां पे लिखा RCONH2 और इसमें ऐड किया Br2, मतलब कि रिएजेंट इसमें Br2 और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप ऐड कर दिए, तब यहां से मिल जाएगा आपको RNH2 मिल जाएगा और CO2 मिल जाएगा और ये जो RNH2 रहेगा ये 1 डिग्री एमीन रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा 1 डिग्री एमीन में ही कन्वर्ट होता है एंड दिस इज सेड टू बी हॉफमाइड ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, देन दैट्स इट, खत्म। तो होप सो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक कीजिए और देखिए जहां से नहीं समझ में आया। और भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब ये सारा कुछ एग्जाम्पल है, अगर आपका मन है तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बाकी आप इतना वीडियो देख लिए काफी है। ये सब कुछ क्वेश्चन मैंने दे रखा है और यहाँ पे देखिए इसका क्वेश्चन है और इसके नीचे इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, बाकी आप देख लीजिएगा एक बार। सबका क्वेश्चन नीचे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहां तक आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।